छोटा राजन माफिया की दुनिया में वो मुनफरिद मिसाल है जो कि अपनी जान बचाने के लिए कामयाबी के साथ 6 साल तक पनागाहें बदलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी सुकून मैसर न आया। इस दौरान उसके पास कभी भी पैसे और वसाइल की कमी नहीं रही थी। उसे भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया मदद भी हासिल रही, लेकिन उसके दुश्मन की उकाबी निगाहें भारतीय इंटेलिजेंस से भी ज्यादा तेज निकली। राजन ने कई बरस मलेशिया के साहिली शहर कुआलालंपुर में समंदर गर्दी करते गुजार दी। उसका ज्यादातर वक्त समंदर के बीचों बीच बोट पर गुजरता था। उसे डर था कि शहर के अंदर इमारतों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी कहीं से आ सकता है। खुले समंदर में कम से कम आते हुए दुश्मन को देखकर खुद को संभाला तो जा सकता है और मुकाबले की तैयारी भी की जा सकती है। राजन खुद को जुनूब मशरकी ममालिक में ज्यादा महफूज समझता था। उसे भारत की जानिब से मुख्तलिफ पासपोर्ट फराहम किए गए थे, जिनकी मदद से वो मलेशिया, कैम्बोडिया और इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में बआसानी आ जा सकता था। बिलाखिर राजन के जहन में ये बात आई कि थाईलैंड उसके लिए एक महफूज मकाम साबित हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं था कि थाईलैंड दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत से ज्यादा देरीना ताल्लुकात रखता है। थाईलैंड में रिहाइश इख्तियार करने के लिए छोटा राजन को विजय रामन के फर्जी नाम से एक पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया था। ये पासपोर्ट चिन्नॉय से जारी करता था। राजन ने बैंकॉक के इलाके चरणकोट में सोखो मोत्सोई के पड़ोस स्ट्रीट 26 में एक लग्जरी घर किराए पर ले लिया। उसका ख्याल था कि अलहदा से कोई खूबसूरत बंगला वगैरह लेना उसे वहां खतरे में डाल सकता है, इसलिए उसने ऐसी जगह मकान लिया जहां उसे तलाश करना आसान न था। ये एक सिंगल स्टोरी घर था जिसके सामने एक मजबूत फौलादी दरवाजा लगा हुआ था और 24 घंटे चौकस गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात थे। राजन की मौजूदा रिहाइश के बारे में उसके चंद इंतहाई करीबी साथियों के सिवा किसी को इल्म न था। इन्हीं अफराद में उसका दायां बाजू रोहित वर्मा भी शामिल था। रोहित वर्मा एक फर्जी नाम माइकल डिसूजा के तहत रह रहा था। राजन को रफ्ता रफ्ता बैंकॉक की बेनाम जिंदगी महफूज महसूस होने लगी। वो थाईलैंड के कुर्ब जवार में कुछ आजादी के साथ घूमने भी लगा था ताकि कोई न कोई कारोबार शुरू कर सके और इस मुल्क में अपनी रिहाइश को कानूनी रंग भी दे सके। अलबत्ता इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर के मशवरे पर राजन ने अब तक थाईलैंड की मोबाइल सिम हासिल नहीं की थी। वो अब तक मलेशिया की सिम ही इस्तेमाल कर रहा था। तहम उसने थाईलैंड में अपने लिए एक मुतबादिल लॉजिस्टिक और सपोर्ट सिस्टम बना लिया था। उसने वहां से हवाला का एक सिस्टम बनाया और बजरिया एजेंसी भारत में मौजूद उसके रवाबित भी बहाल कर दिए गए। उसे वहां से हिदायत भी मौसूल होना शुरू हो चुकी थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसे ये भी बता दिया गया कि किन गैंगस्टर्स से उसने राब्ता नहीं करना है। अब इंडियन माफिया इंटरनेशनल बन चुकी थी, एक बेस कैंप दुबई में और दूसरा थाईलैंड में। छोटा राजन ने बैंकॉक में माफिया के सरगर्म लोगों के बारे में अहम मालूमात इकट्ठी कर ली थी, लेकिन अभी तक उनसे मिलकर काम करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बैंकॉक की माफिया को दुनिया की खतरनाक तरीन माफियाओं में शुमार किया जाता है। छोटा राजन ने ना तो उन लोगों को काम की कोई ऑफर की और ना ही वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से बैंकॉक में उसका कयाम मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन राजन का अमन सुकून बैंकॉक में आरजी साबित हुआ। एक दिन उसके मुहाफिजों ने उसे खबरदार किया कि उसे अपने घर से हरगिज बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा उसे मुतनब्बे कर दिया गया कि अगर जरूरत पड़े तो आसपास के अलावा कहीं दूर जाने की कोशिश न करे और मुल्क छोड़ना तो उसके लिए इंतहाई खतरनाक है। जब राजन को इत्तला मिली कि छोटा शकील के कारिंदे उसकी बू सूंघते सूंघते यहाँ भी पहुंच गए हैं तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। राजन के बैंकॉक मुंतकिल होने के बारे में उसकी बीवी सुजाता और इंतहाई बाएतमाद साथियों के सिवा किसी को खबर न थी। उसने तो अपना मलेशिया का मोबाइल फोन नंबर तक नहीं बदला था, लेकिन उसे इत्तला देने वाले भारतीय एजेंसी के आदमी ने इंतहाई संजीदगी से इत्तला दी थी कि 8 से 10 अफराद गुज़श्ता कई माह से उसका पता पूछते फिर रहे थे। राजन को बता दिया गया था कि जरा सी लापरवाही उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। राजन और वर्मा इंतहाई अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने सुखो मोत्सई में हर मशकूक फर्द पर नजर रखना शुरू कर दी। इंसान की आदत है कि जब कोई खतरा ताज़ा ताज़ा पेश आने लगे तो इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। दिन गुजरते गए और ऐसा कुछ न हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। लिहाजा राजन और वर्मा भी मुतमईन हो गए। बल्कि उसके बाद भी जब कभी राजन को घर के बाहर मशकूक अफराद की नक्लो हमल की इत्तला दी गई तो उसने उसे संजीदगी से न लिया, बल्कि यही समझता रहा कि इंटेलिजेंस वालों का नेटवर्क नाकिस है और वो लोग इधर उधर की खबरें देकर उसे खामखा परेशान कर रहे हैं। छोटा राजन को चाहिए था कि मामलात को इतना आसान न ले, क्योंकि वो माफिया के काम करने के तरीकों से बजाते खुद अच्छी तरह वाकिफ था। अगर किसी बड़े का कत्ल करना हो तो कभी कभी कई माह इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी तो इस सिलसिले में नाकामी से बचने के लिए बरसों इंतजार भी करना पड़ता है।
साबिका फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डिगॉल और लिबिया के मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी इस किस्म के 30 से ज़ायद कातिलाना हमलों में बाल बाल बचे। फिडेल कैस्ट्रो पर इसी किस्म के हमले खुद उसके अपने रिश्तेदारों के जरिए करवाए गए। इन वाक़यात में कातिलों ने बड़े ही मोहतात अंदाज से सब्र के साथ हमलों की मंसूबाबंदी की और उसके बावजूद भी नाकाम रही। जहां तक छोटा राजन का ताल्लुक है, छोटा शकील उसे कामयाबी के साथ रास्ते से हटाने के लिए गुज़श्ता 6 माह से काम कर रहा था। छोटा शकील के कारिंदे हर उस जगह गए जहां छोटा राजन मिल सकता था। ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया और हांगकांग से बैंकॉक। छोटा शकील ने चप्पा चप्पा राजन की तलाश में छान मारा था, लेकिन वो हर जगह से खाली हाथ लौटे थे। ताहम जहां से लौटते एक खबर उन्हें जरूर मिलती कि छोटा राजन और रोहित वर्मा इकट्ठे हैं और अब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। ये बात कभी किसी को मालूम ना हो सकी कि छोटा शकील किस तरह छोटा राजन का ताक़ुब करते करते हर जगह पहुंच जाया करता था। बिलाखिर इस काम पर मामूर कारिंदों को खुशकिस्मती से रोहित वर्मा का पता चल गया। बाद में एक मर्तबा इंटरव्यू देते हुए छोटा राजन ने कहा था कि उसे रोहित वर्मा पर शक होने लगा था कि वो उसे रास्ते से हटाकर खुद डॉन बनने के ख्वाब देख रहा है और शायद इसीलिए वो दाऊद इब्राहिम के कारिंदों को मालूमात फराहम कर रहा था। बिलाखिर जब उन लोगों का पत्ता हाथ लग गया तो बंबई से मुन्ना जगिंदर की सरबराही में 6 मंजे हुए शूटरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्होंने राजन को कत्ल करना है। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 15 सितंबर सन 2000 तक छोटा राजन पर कातिलाना हमले की खबर बंबई तक जा पहुंची थी। टेलीविजन, इंटरनेट और अखबारात में इन खबरों को जीनत बनाया गया। ख्याल किया जाता था कि ये कार्रवाई बैंकॉक के गैंगस्टर्स की जानिब से की गई होगी, क्योंकि उन्हें किसी भारतीय गैंगस्टर का वजूद अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं था। भारतीय मीडिया और पुलिस इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ये कार्रवाई छोटा शकील करवा सकता है। यहाँ तक कि rediff.com की शीला भट्ट और ई इंडिया से हुसैन जैदी ने छोटा शकील का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में छोटा शकील ने बड़े ही फखरी अंदाज में बताया कि उसने किस जहानत से ये तमाम ऑपरेशन तश्कील दिया था। इसी इंटरव्यू में छोटा शकील ने यह भी कहा था कि रोहित वर्मा ने गैंग का लीडर बनने की गरज से सारी मालूमात उस तक पहुंचाई थी। ये खबर नशर हुई थी कि बंबई से नई दिल्ली तक इक़्तिदार के ऐवानों में गोया सफ़े मातम बिछ गई। ये भारतीय इंटेलिजेंस की बुरी शिकस्त थी। छोटा राजन को कत्ल करके दाऊद इब्राहिम न सिर्फ बाहर की दुनिया में बल्कि बजाते खुद भारत के अंदर भी भारत के लिए खतरा बन सकता था। भारत के सरकारी जराए ने थाईलैंड की हुकूमत से राब्ता कायम किया तो उन्हें बताया गया कि छोटा राजन अस्पताल में जेर इलाज है और उसकी जिंदगी बच गई है। इस खबर के बाद भारतीय इंटेलिजेंस की जान में कुछ जान आई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे इंतहाई सीगा राज में रखने की कोशिश की गई। चंद आला पुलिस अफसरान ने अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ कर दी कि राजन से मुलाकात की जा सके और उसके बाद तफ्तीश की गरज से उसे भारत लाया जा सके। भारत के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। कातिलाना हमले के बाद की खबरें भी बड़े ही पुरस्कार अंदाज से सुनने को मिल रही थी। अलबत्ता इस हमले के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस वाक़े का असल जिम्मेदार झिंगाड़ा और उसके साथ ही शेर खान को रॉबिन्सन डिपार्टमेंटल स्टोर बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक शूटर यूसुफ और एक मकामी थाई शूटर को थाई पुलिस ने मोत्सुई के मकाम से गिरफ्तार कर लिया। इन चारों ने राजन पर कातिलाना हमले का मंसूबा बनाया था। बादअज़ां असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर शंकर कुंबले की सरबराही में एक टीम भारत से बैंकॉक रवाना की गई कि राजन से पूछगिछ की जा सके और मुमकिन हो तो उसे वतन वापस लाया जा सके। ये टीम वहां पहुंचकर बैंकॉक पुलिस के इंचार्ज कर्नल क्रेकपॉन्ग से मिली। उस टीम ने उन्हें बताया कि विजय रामन दरअसल छोटा राजन है जो कि भारतीय गैंगस्टर है और फर्जी नाम से बैंकॉक में रिहाइश पजीर है। इसी असना में राजन के साथियों ने उसे बैंकॉक से फरार करवाने के लिए एक प्राइवेट जहाज का इंतजाम कर लिया, लेकिन कर्नल क्रेकपॉन्ग ने मौके पर सारा मंसूबा मलियामेट कर दिया और राजन को बैंकॉक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रहने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो कर्नल क्रेकपॉन्ग ने भारतीय पुलिस से बहुत ताउन किया, लेकिन जल्द ही काया पलट गई। कर्नल ने भारतीय पुलिस टीम को बताया कि इस तफ्तीश में वो भारतीय पुलिस को शामिल नहीं कर सकते। नीज ये कि इंटरपोल या सीबीआई की जानिब से उन्हें ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि भारतीय पुलिस टीम बैंकॉक के सरकारी दौरे पर आ रही है। बंबई पुलिस टीम की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह राजन उनके हाथ आ जाए।
जबकि दूसरी जानिब बैंकॉक रॉयल पुलिस इस सिलसिले में किसी सिफारती सतह के राब्ते की मुंतजिर थी, जो कि भारत की जानिब से नहीं किया जा रहा था। यहाँ तक कि फर्स्ट सेक्रेटरी के जरिए थाई हुकूमत को कई खतूत भी अरसाल करवाए गए थे। ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई दरखास्त पेश नहीं की गई। बिलाखिर बम्बई पुलिस टीम पर यह बात वाज़ेह हो गई कि कर्नल ट्रैकपोंग उनके साथ ताउन नहीं करने वाला। उन्होंने भारतीय पुलिस अफसरान को ज़ेरे हिरासत राजन और उसके साथियों से एक भी मुलाकात न करने दी। बिलाखिर बम्बई पुलिस ने एक पुरजोर अपील की कि राजन को भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। दिल्ली से बजरिया सीबीआई और इंटरपोल दस्तावेजात बैंकॉक भिजवाई गईं, लेकिन वो दस्तावेजात कभी भी बैंकॉक न पहुंच सकी। हत्ता के भारतीय ब्यूरोक्रेट्स भी इन दस्तावेजात को भेजने में पसोपेश से काम लेते रहे। राजन के जख्म इस दौरान बड़ी तेजी के साथ ठीक हो रहे थे। 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका था और भारतीय पुलिस टीम कई चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। न वो राजन से मिल पाए थे और न ही राजन के भारत जाने की कोई सूरत पैदा हो पाई थी। फिर अचानक ही 24 नवंबर के दिन राजन समितवेज अस्पताल से गायब हो गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल देखकर तो यूं महसूस होता था कि राजन का फरार होना नामुमकिन है। न सिर्फ ये कि राजन कड़ी निगरानी में था, बल्कि वो जख्मी भी था। फिर लेट लेट कर वो वजनी भी हो चुका था, इसलिए उसमें पहले वाली फुर्ती बाकी न रही थी। उसके फरार ने कई सवालों को जन्म दे दिया और इस सिलसिले में कई नजरिए भी पेश किए गए। थाई पुलिस के मुताबिक राजन ने अस्पताल की 4थी मंजिल से फरार होने के लिए पेशावराना कोह पैमाओं की खिदमत हासिल की थी। थाईलैंड की पुलिस ने ये नजरिया इसलिए कायम किया था कि अस्पताल से कोह पैमाई के आलात और रस्सियां बरामद हुई थीं और इमारत पर भी ऐसे निशानात मौजूद थे। दीगर खबरों के मुताबिक, जो कि राजन के वकील श्री चॉय के बयान पर मबनी है, कि राजन ने मेजर जनरल ट्रैकपोंग फकरियून को 80,000 थाई बात बतौर रिश्वत अदा किए थे और पुलिस चीफ ने उसे भगा दिया था। बादशाह उसने इस बात की तरदीद कर दी थी। जो भी कुछ हुआ, थाई पुलिस को इस वाक़े से बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। इस वाक़े के बाद नॉन कमीशन पुलिस एहलकारों को गफलत बरतने पर अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। थाईलैंड के वजीर आजम चुआन लिकपाई ने बयान दिया कि उसे यकीन है कि राजन अंदर से किसी की मदद के बगैर फरार नहीं हो सकता था। इस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गोया के बेवकूफों की तरह मुंह की खाना पड़ी। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर छागन भिजपाल ने यहां तक इल्जाम लगाया कि राजन को भगाने में हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत का हाथ है। उसने उन तमाम रुकावटों का जिक्र किया जो बम्बई पुलिस को मरकजी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से बैंकॉक के दौरे के दौरान पेश आईं। इतने सख्त इल्जामात इतनी अहम शख्सियत की जानिब से लगाए गए थे कि मरकजी हुकूमत के लिए नामुमकिन था कि उसके जवाब में कुछ बोले। अलबत्ता उस वक्त के वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा अजित पंजा ने बयान दिया कि मरकजी हुकूमत ने हर वो काम किया जो कि थाई हुकूमत राजन की बेदखली के लिए उनसे चाहती थी, इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत के इल्जामात सरासर बेबुनियाद हैं। जबकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए अमूर दाखिला विद्या सागर ने कहा कि जब तक इस केस के मुतालिक बावसूख मालूमात हासिल न हो जाएं, हुकूमती मशीनरी का इस तरह से आपस में उलझना सरासर हिमाकत है। अलबत्ता इन बयानात के बाद एक मरतबा फिर पुरस्रार सी खामोशी छा गई और मीडिया ने इसे साजिशी सुकूत करार दिया। राजन के वकील के पास जो कुछ मालूमात थी उसने भारतीय मीडिया को फराहम कर दी। राजन के वकील श्री चॉय के मुताबिक राजन ने फरार होने के बाद किसी दूसरे मुल्क से उसे फोन किया और सारी दास्तान बयान की कि किस तरह उसने फरार होने के लिए थाई पुलिस के आला हुकाम को भारी रिश्वत अदा की है। उसके मुताबिक राजन थाईलैंड से कैम्बोडिया चला गया था और वहां से किसी तीसरे मुल्क फरार होने की तैयारी कर रहा था। श्री चॉय के मुताबिक गालिबन राजन किसी यूरोपीय मुल्क जाने का ख्वाहां था। श्री चॉय के ही एक और बयान के मुताबिक राजन जुनूब मशरकी एशिया के किसी मुल्क में मौजूद था और वहां से मिडल ईस्ट जाना चाहता था। इन तमाम बातों से कतई नजर एक बात बिल्कुल वाज़े और कतई थी कि बैंकॉक में राजन को अपनी जान बचाना नामुमकिन महसूस हो रहा था और उसने वहां से फरार होने में ही आफियत जानी थी। दाऊद इब्राहिम के भेजे गए शूटरों ने अज़्म कर रखा था कि जैसे ही उन्हें फरार होने का मौका मिलेगा वो अपना मिशन जरूर पूरा करेंगे। हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद दाऊद इब्राहिम ने मजीद कारिंदे राजन को मारने के लिए बैंकॉक रवाना कर दिए हों। राजन जहां भी गया हो, कम से कम उसने किसी थाई एयर सर्विस को इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले का कंप्यूटराइज्ड डाटा जमा कर लिया जाता है, जिससे ये जानना आसान हो जाता है कि वो शख्स किस मुल्क में गया है। दूसरी जानिब सबसे महफूज तरीन राह फरार जमीनी रास्ता ही हो सकता था, जिसकी 5 घंटे की मुसाफत के बाद कैम्बोडिया की सरहद आ जाती है। कैम्बोडिया की सरहद पर कोई भी शख्स $20 के एवज वीजा हासिल कर सकता है। वहां से राजन बजरिया कार बआसानी नॉम फेन पहुंच गया होगा, जहां से बजरिया हवाई जहाज वो एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया किसी भी मुल्क फरार हो सकता था।
اس کے علاوہ راجن کے فرار کا ایک اور امکان بھی سامنے آتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے ملیشیا کی سرحد کی جانب چلا گیا ہو۔ ممکن ہے بہت سے دیگر غیر قانونی تارکین وطن کی طرح راجن بھی ملیشیا کی سرحد چھپ چھپا کر پار کر گیا ہو۔ ملیشیا میں راجن کے لیے بھارتی کمیونٹی سے روابط قائم کرنا اور وہاں چھپ جانا بھی ممکن تھا۔ وہ وہاں اس وقت تک بآسانی چھپ سکتا تھا جب تک کہ اس کے فرار کی خبریں دم توڑ جائیں۔ وہاں سے اس کے لیے پاسپورٹ بنوا کر کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا بھی ممکن تھا۔ تھائی لینڈ کی زمینی سرحدیں دیگر اطراف سے محض میانمار اور لاؤس سے ملتی ہیں اور اس جانب فرار ہونا ہرگز خطرے سے خالی نہ تھا۔ راجن نے تھائی لینڈ میں وجے رامن کے نام سے وزٹ ویزا لے رکھا تھا۔ اس نے 2001 میں یہ درخواست کی تھی کہ اس کے وزٹ ویزے کو بزنس ویزے سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہاں سے دمن امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا آغاز کرے۔ یہ کمپنی اس کے غیر قانونی دھندے پر پردہ ڈال سکتی تھی، لیکن راجن پر داؤد ابراہیم کے حملے نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ممبئی مافیا کی 6 دہائیوں کا لمبا اور مشکل ترین سفر۔ یہ داستان ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس نے بہادری، چالاکی اور مضبوط اعصاب کی بنیاد پر خود کو ڈان بنوایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔